कोल इंडिया और पावर सेक्टर के बारे में और विस्तार से समझने के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शेयर इंडिया के वीपी और रिसर्च हेड रवि सिंह जी। रवि सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्पेशल एफर्ट करके हमारे लिए हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हुए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मनी9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, मुझे यहाँ पर वापस संदीप जी आप बुलाया और जिससे कि मैं इन्वेस्टर के यहाँ पे सवालों का जवाब दे सकूँ। धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। सर, आज चूंकि चर्चा का विषय कोल इंडिया और पावर सेक्टर है, तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि कोल इंडिया अपनी आय का करीब 67% यानी 2/3 हिस्सा पावर सेक्टर से ही कमाती है। और पावर सेक्टर से कोयले की जो मांग है वो हम देख रहे हैं कि पीक पर है, क्योंकि पावर डिमांड ही पीक पर है। और वित्त वर्ष 2019 से लेकर 30 के दौरान पावर सेक्टर में कोयले की जो मांग है वो 1013 मिलियन टन से FY30 यानी वित्त वर्ष 30 तक बढ़कर 1500 मिलियन टन रहने की संभावना जताई जा रही है। बावजूद इसके कि इस दौरान जो रिन्यूएबल क्षमता है वो 123 गीगावाट से बढ़कर 450 गीगावाट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपकी क्या राय है सर इस पूरे सेक्टर की मांग को लेकर? देखिए, इस समय ये दोनों सेक्टर ही काफ़ी पॉजिटिव हैं और ख़ास तौर से अगर बात करते हैं पीछे कुछ डेटा की, तो जिस तरीके से कोविड के बाद यहाँ पर इकॉनमी ग्रो कर रही है और इकॉनमी के साथ में पावर सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है। और अभी जो सीज़न चल रहा है जिसमें इस बार जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ के देखने को मिली है, तो जो यहाँ पर AC की सेल्स हैं या फिर जो इरिगेशन है उसको अगर यहाँ पर देखते हैं तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ये सेक्टर एक 12 से 14% की ग्रोथ अभी आसानी से दिखा सकता है। खासतौर से कोल इंडिया के शॉर्टेज की वजह से भी ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और इसीलिए आपने कोल के इंडिया के शेयर में भी एक अच्छी तेजी लोअर से देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ पर बात करें तो पावर सेक्टर की डिमांड आने वाले 5 सालों में एक नए लेवल पर देखने को मिलेगी, जिसकी क्षमता यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी और आगे आने वाले समय में ये सेक्टर आउट परफॉर्म करता हुआ इंडेक्स में नजर आ सकता है। ओके, तो पावर की जो डिमांड है ऑलरेडी पीक पर है, जिस वजह से कोयले की मांग भी हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। और रवि सर हमें बता रहे हैं कि अगले 5 साल में भी पावर सेक्टर की जो डिमांड है वो काफी स्ट्रांग रहने का अनुमान है और पीक लेवल्स पे ही देखने को मिलेगी। तो जाहिर सी बात है उसका जो इम्पैक्ट है फिर कोयले की मांग के तौर पे भी देखने को मिलेगा और उसका फायदा जो है वो शायद कोल इंडिया के शेयर में भी आता हुआ दिख सकता है। सर, लेकिन ना थोड़ा अगर हम इतिहास में जाएं, 2008 में जब रिलायंस पावर का IPO आया था तब निवेशकों का इस पूरे सेक्टर से यानी कि जो पावर सेक्टर है उससे थोड़ा सा भरोसा उठने लगा था। लेकिन बीते कुछ सालों से ये भरोसा फिर से लौटा है, चाहे वो NTPC पावर ग्रिड जैसी सरकारी कंपनियां हो या फिर अदानी पावर, टाटा पावर, JSW एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियां हुई, ये निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। इससे कहीं ना कहीं भरोसा फिर से लौटता हुआ दिखा है। आपका क्या फोकस है सर इस पूरे सेक्टर में? आपने कहा कि अगले 5 साल तक डिमांड बहुत स्ट्रांग रहेगी। क्या फोकस थर्मल पावर पर रहेगा या तो फिर रिन्यूएबल पावर पर, जो कि हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इस पे इन्वेस्टमेंट्स भी होते हुए दिख रहे हैं? फ्यूचर क्या है सर इस सेक्टर का? देखिए संदीप जी, दोनों में मैं एक डिफरेंस बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि पावर, रिन्यूएबल पावर को इसलिए गवर्नमेंट इस समय फोकस कर रही है क्योंकि 2014 से जब से मोदी जी की गवर्नमेंट बनी है उसके बाद से ये सेक्टर आज 2022 तक में 250% से ज़्यादा ग्रो कर चुका है और डिमांड भी यहाँ पर जो है वो बड़ी निकल कर देखने को आ रही है। दोनों में फ़ायदा ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी को आप कई बार यूज़ कर सकते हैं, जबकि पावर के साथ ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर जो है वो सब्सिडी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा दे रही है। तो आगे आने वाला समय तो रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा होगा, लेकिन जिस तरीके से पावर की डिमांड बढ़ रही है एक सेगमेंट से पूरी नहीं की जा सकती है। तो आने वाले समय में आपको दोनों में ये ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन भारत का कहीं ना कहीं से भविष्य जो है वो अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो फोकस सरकार का भी रिन्यूएबल सेक्टर पे है, रिन्यूएबल पावर पे है। हो सकता है कि ये फ्यूचर यही हो पावर सेक्टर का, लेकिन जिस तरह से मांग बढ़ रही है इन दोनों को कम से कम अगले आने वाले कुछ सालों तक तो साथ में पैरेलली ग्रो करना होगा ताकि पावर सेक्टर की जो पूरी मांग है उसको पूरी तरह से मीट किया जा सके। सर, भारत की ग्रोथ की जहां तक बात है तो हाल की पॉलिसी बैठक के बाद RBI गवर्नर ने भी ये कहा कि हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज होंगे। पावर सेक्टर इसके अहम सेक्टर के तौर पे माना जाता है क्योंकि वित्त वर्ष 2022 से 30 के दौरान देश में जो पावर डिमांड है वो 6 से 8% बढ़ने का अनुमान है। ये मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा। क्या इस सेक्टर में अभी लंबी अवधि के निवेश का मौका आपको नजर आता है? मैं केवल सेक्टर स्पेसिफिक अभी बात कर रहा हूं सर। देखिए संदीप जी, किसी भी इकॉनमी का पहिया चलने के लिए वहाँ के इकॉनमी के सर्कल को देखना होता है। और जैसा अभी आपने US के मार्केट की बात की या फिर चाइना के मार्केट की बात करी, यूरोप के मार्केट की बात करें, तो भारत में अभी वो मार्केट ग्रो करने में एक तेजी दिखा रहा है और उसकी परफॉर्मेंस भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक में अगर जाते हैं तो जिस तरीके से
इकोनॉमी ग्रो करेगी, पावर की डिमांड उतनी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी और इसी का गैप जो है वो अभी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पावर सेक्टर एक नए आयाम छूता हुआ नजर आ रहा है, या फिर ये कहें कि नई तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही। तो इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रो कर रही है उसको पावर सेक्टर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आने वाले समय में ये सेक्टर यहाँ से डेफिनेटली एक जो 14 से 16% या 12 से 16% का जो रेंज है वो ईजिली अचीव करता हुआ नजर आ सकता है ईयरली बेसिस पे। तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और आपको एक खास बात बताता हूं कि बहुत से लोग इन सेक्टर के स्टॉक्स को इसलिए भी रखते हैं क्योंकि इन सेक्टर से आपको डिविडेंड बहुत अच्छे मिलते हैं। तो दोनों चीज़ों का फायदा यहाँ पर मिलता है। इन्वेस्टमेंट करने से आप इकोनॉमी में भी यहाँ पर आप जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसका भी फायदा लेंगे और साथ ही जो स्टॉक है वो आपके पोर्टफोलियो को भी चमकाएगा। ठीक है, तो डिविडेंड का फायदा तो मिलता ही है और जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी पावर सेक्टर की जो डिमांड है, जो मांग है, उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो निवेश का काफी अच्छा मौका है। जब निवेश का मौका है ही है सर, इस पूरे सेक्टर में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद है? क्या IEX जैसे जो यूनिक बिजनेस मॉडल वाली कंपनियां हैं उनमें निवेश के लिए उनको चुना जा सकता है, स्पेशली हाल के जो बड़े करेक्शन हुए उसके बाद, या तो फिर आपको रिन्यूएबल या फिर थर्मल पावर स्पेस की जो कंपनीज है वो ज़्यादा पसंद है? देखिए, अगर आप बास्केट बना रहे हैं तो आपके पास स्टॉक्स बहुत हैं, लेकिन आपको ऐसे स्टॉक चूज करने होंगे जो अभी आगे ग्रो कर सकते हैं और जिनमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और आपको सिर्फ वहाँ पर यह है कि आपको उस सेक्टर में निवेश करके एक पोर्टफोलियो भी हेज हो, आपको फ़ायदा भी मिल सके। अगर ऐसे स्टॉक्स की यहाँ पर चर्चा करें तो सबसे पहले जो स्टॉक नज़र आता है वो IEX ही है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि IEX का जो बिजनेस मॉडल है वो यूनिक मॉडल है, आगे ग्रो करता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से IEX के अगर लेवल की बात करें तो अपसाइड में कम से कम 22% तक की रैली दिखा सकता है। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप अदानी पावर और टाटा पावर, ये दो ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, नंबर्स अच्छे देखने को मिले हैं, तो ये स्टॉक्स भी यहाँ पर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इन 3 स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर NTPC या दूसरे और स्टॉक्स की चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि ये स्टॉक्स में अभी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, तो अभी इन्वेस्टमेंट करने का समय थोड़ा ठीक नहीं है। उससे ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स आपको इन 3 स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा सर, मेरे 2 सवाल हैं। जो आपने टाटा पावर, अदानी पावर और IEX की बात करी, IEX में तो आपने बोला कि 22% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। टाटा पावर में और अदानी पावर में, इन दोनों में बताइए कि जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो क्या है। और दूसरा सर मेरा सवाल इसमें यह है कि अदानी पावर या अदानी ग्रीन एनर्जी, क्योंकि आपने कहा फ्यूचर तो ग्रीन एनर्जी का है, फ्यूचर रिन्यूएबल पावर का है, सरकार का भी फोकस उसी के ऊपर है, शायद इस सेक्टर का भी फ्यूचर वही है रिन्यूएबल एनर्जी की जहां तक बात है। तो अदानी पावर या अदानी ग्रीन एनर्जी? देखिए, मैं अगर संदीप जी मेरे पास अगर पैसा है तो मैं दोनों को 50-50% डिवाइड जरूर करूंगा, यानी कि मैं आधे शेयर अदानी पावर के लूंगा तो अदानी ग्रीन के भी लूंगा, क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और लेकिन बहुत से लोगों को शायद 300-350 के पास जो है वो अदानी पावर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, लोग उस पर ज़्यादा निवेश करते हैं। पूछने वाला था क्योंकि लोग इसीलिए रुक जाते हैं कि वो जो प्राइस का जो डिफरेंशियल है ना दोनों के बीच में, वो शायद 10 टाइम्स के आसपास का है। तो अदानी पावर इसलिए भी पसंद आ जाता है लोगों को, और अदानी ग्रीन क्योंकि 2,500-3,500 हज़ार का स्टॉक देख के कोई भी रुक जाता है। मैंने इसीलिए पूछा था आपसे। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको निवेश जो है वो 50-50% करिए। लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी के ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब पूरे स्पेसिफिक स्टॉक की बात करें तो आपने अदानी पावर में एक अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देखे हैं और टाटा पावर ने भी एक स्मूथ ग्रोथ दिखाई है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ से ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सेफ रिटर्न की तरफ जाते हैं तो आपको 14% से 16% के बीच ईजिली अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन आपका अगर अदानी ग्रीन या रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो मुझे उसमें 22%, 18 से 22% के रिटर्न ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वोलेटिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो बेटर है कि आप सेफ चलें और निवेश को डाइवर्सिफाई करके आप इन स्टॉक्स में निवेश करें। हाँ, ये बात सही कही आपने कि इनके जो स्टॉक्स हैं अदानी ग्रुप के, उनमें हम उठापटक बहुत देखते हैं, तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई रहती है। अगर आप उस वॉलेटिलिटी यानी कि जो उठापटक है उसको मैच कर सकते हैं, उसको झेल सकते हैं, तो ही आप अदानी ग्रीन जैसे स्टॉक्स में एंट्री करें। हालांकि वहाँ पे रिटर्न की जो गुंजाइश है वो 22% है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टाटा पावर या तो फिर अदानी पावर में। वहाँ पे आप 14 से 16% तक के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। फाइनल क्वेश्चन सर, क्योंकि हमने कोल इंडिया की बात भी करी है, पावर सेक्टर की पूरी चर्चा होगी, तो पूरी जो सप्लाई जाती है पावर सेक्टर को वो कोयला कंपनी जो है कोल इंडिया उसी की ओर से आती है।
तो उस लिहाज से ये दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। कोल इंडिया को लेकर आपकी जो राय है वो मैं आप जानना चाहता हूं कि इस साल ये शेयर 30% से ज़्यादा चढ़ चुका है और 3 साल से आप देखें तो 245 रुपए का जो इशू प्राइस है उसके नीचे ही कारोबार कर रहा है। यानी कि छोटी अवधि में तो इसका रिटर्न अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के जो निवेशक हैं वो अब भी इससे काफ़ी निराशा, खासतौर पर जो ऑल टाइम हाई इसने छुआ था वहां से तो स्टॉक 50% से ज़्यादा नीचे हैं। क्या इस बार ये स्टॉक अपना जो इशू प्राइस है 245 रुपए का उसको पार कर पाएगा जो रिसेंट रैली स्टॉक में बननी शुरू हुई है? आपकी रेटिंग और आपका जो टारगेट प्राइस है स्टॉक पे वो क्या है सर? देखिए, इमीडिएट बेसिस पे अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जो अभी मोमेंटम है, सबसे बड़ी बात है कि आपने रिपोर्ट में बहुत अच्छे से दिखाया कि एक करेक्शन देखने को मिला है और लोअर लेवल बाइंग भी देखने को मिली। अब चाहे FIIs हो या फिर लोकल म्यूचुअल फंड हो, SIP के जरिए अब इन कंपनीज में पैसा भी बहुत आ रहा है और जिस तरीके से हमारे यहाँ पर शॉर्टेज है कोल को लेकर के, उसका भी फायदा इस कंपनी को मिलेगा। तो ये कहें कि लोअर लेवल पर अच्छे वैल्यूएशन आपको मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्टॉक अभी अब मोमेंटम में आया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 6 महीने 8 महीने का देखते हैं तो 230 रुपए, और लॉन्ग टर्म पे अगर आप देखते हैं यानी 1 साल से 16 महीने 18 महीने 2 साल 1.5 साल के लिए जाते हैं तो इस बार 245 से ऊपर के भाव यानी कि 255 रुपए तक के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इमीडिएट टारगेट अभी 230 का है, क्योंकि जो मोमेंटम है वो अभी 230 के आसपास आपको रुकता हुआ सा नजर आ सकता है। तो इस बार 245 के पार ये कह सकते हैं कोल इंडिया के लिए? जी बिल्कुल। ठीक है सर। तो इशू प्राइस का जो पार होने का वेट कर रहे हैं 3 साल से जो इसके निवेशक हैं वो इस बार पार होता वो दिखेगा। 6 से 8 महीने में रवि सर हमें बता रहे हैं कि 230 रुपए तक के टारगेट स्टॉक में आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा लंबा नजरी रखते हैं यानी कि 1.5 साल तक का व्यू आप लेके चलते हैं तो 255 रुपए बोला सर आपने? जी बिल्कुल। हाँ, 255 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं वो कोल इंडिया के शेयर में देखने को मिल सकते हैं।